जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट मिला करेगी लोगों को। फ्लाइट SG3421 जयपुर से सुबह 7:30 बजे बताया जा रहा है कि रवाना हुआ करेगी। सुबह 9:15 पर अयोध्या को पहुंच जाएगी। फ्लाइट जो है SG3426 अयोध्या से दोपहर को 3:45 पर चलेगी। शाम 5:30 बजे वो अयोध्या पहुंच जाया करेगी। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी और सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी यह फ्लाइट। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सुबह 9:15 पर अयोध्या पहुंचेगी फ्लाइट, जो चलेगी जयपुर से 7:30 बजे। SG3426 अयोध्या से दोपहर 3:45 पर चलेगी, जो शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, ऐसी जानकारी। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद आज से 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण में भजनलाल सरकार की प्राथमिकता और विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि विकसित शिक्षित राजस्थान की कल्पना को साकार करना ही लक्ष्य है। उन्होंने पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे कहा। हाँ, कुछ योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। फिलहाल सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बस्ती प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। आज विधानसभा में 3 विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तीनों विधायकों को शपथ दिलाई। नदबई विधायक जगत सिंह, बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय और श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जयपुर में विधायकों को विधानसभा का साहित्य दिया गया। ट्रॉली बैग में रखकर विधायकों को साहित्य दिया गया है। ट्रॉली के साथ विधानसभा से बाहर निकले विधायक। लिटरेचर देना अच्छी पहल है, इससे विधायकों का ज्ञानवर्धन होगा। विधायी कार्यों की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मिल सकेगी, ऐसी जानकारी दी गई। तो विधायकों को विधानसभा का साहित्य दिया गया है ताकि वो बेहतर तरीके से कार्यवाही को समझ सकें और किस तरीके से प्रणाली रहती है पूरी वो समझ सकें। और इसी दौरान एक विधायक का बयान भी सामने आया कि विधायकों का ज्ञानवर्धन इससे होगा जो साहित्य दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है विधायकों को साहित्य देना। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर ट्रॉली बैग में रखकर साहित्य जो था वो विधायक जब निकले तब नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक बात नहीं है। हालांकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल वही बोलते हैं जो कैबिनेट बनाकर उनको भेजती है, लेकिन इस प्रकार से पुरानी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को गलत बता रहे हैं। ये परिपाटी जो चला रखी है ना कि जो कैबिनेट कहेगी उस पे अक्षर से ही बोलना है, कम से कम खुद का भी विवेक उस पे लगाए। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की। बेनीवाल ने नारे लगाते हुए राज्यपाल के सामने विधानसभा सचिव के डायस पर पहुंच गए। वो राज्यपाल के एडीसी ने बेनीवाल से हटने का आग्रह किया। इस पर बेनीवाल हट गए, लेकिन वे वेल में नारे लगाने लगे। बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी पूरे देश में बदनाम है, इसे भंग किया जाए और यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी में नियुक्तियां की जाए।
जो पूरे देश में बदनाम हो गई, हमने ये मांग करी इसको भंग किया जाए। राज्यपाल इनकार, राष्ट्रपति इनकार, प्रधानमंत्री इनकार। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण रोकने का प्रयास किया कि आरपीएससी को भंग करें और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी मेंबर की नियुक्तियां हो, ताकि पारदर्शिता, जो एक राजस्थान की इज्जत थी, आरपीएससी पे भरोसा लोगों का था, वो उठ गया। वापस किसी न किसी तरह भरोसे जमे। और राज्यपाल महोदय ने जाते जाते मुझे ये भी कहा कि मैं आपका काम करूंगा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा। उन्होंने जो भी कहा और उनके इशारे से मुझे लगा कि निश्चित रूप से आरपीएससी भंग होगी। नहीं होगी तो सदन चल रहा है, हम फिर इस मामले को 23 तारीख को, 24 को, जब भी होगा, राज्यपाल का अभिभाषण में बोलते समय स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आरपीएससी को भंग करा के राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएं। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा टोंक विधायक सचिन पायलट राजीव गांधी युवा मित्रों से मिलने के लिए जयपुर स्थित शहीद स्मारक पहुंच गए और धरना दे रहे युवाओं को अपना समर्थन दिया। पायलट ने कहा है कि सरकार को इन्हें वापस बहाल करना चाहिए। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति की थी, जिसे भजनलाल सरकार ने आते ही हटा दिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवा मित्र पिछले 7 दिन से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है, उनसे आप रोजगार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफी बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई है, तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को खत्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना कर इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। भारतीय आदिवासी पार्टी विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है। बीएपी विधायक राजकुमार रोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, स्वतंत्र होकर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीएपी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ऐसी जानकारी। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली गांव में जाट समाज तीसरे दिन भी धरने पर बैठा रहा और इस प्रदर्शन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे चुके थे। फौजदार के मुताबिक 22 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और इसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे का क्या करना है उसका फैसला जाट समाज लेगा। प्रशासन ने भी महापड़ाव को देखते हुए आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। रेलवे लाइन तरफ जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही। जाट आरक्षण के आंदोलन पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जाट समाज के लोगों से महापड़ाव को छोड़कर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। अभी 22 तारीख तक हमारा गांधीवादी तरीके से ये महापड़ाव चल रहा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे हम लोग निर्णय लेंगे और रणनीति तय करेंगे। अगर 22 तक सरकार चेतती है, सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेती है तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे। हमारी ना तो सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसके लिए जाट समाज पूरा लामबंद है। 2 जिलों के साथ जो 25 साल से अन्याय हो रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं, आर पार की लड़ाई के मूड में जाट समाज इस बार इस फर्श पर बैठा है। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमें कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। हम मानते हैं कि हर चीज का रास्ता वार्ता से निकलता है। समय रहते सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करे। जब हम सारे कागज की कार्रवाई पूरी कर चुके तो फिर अकारण इस तरह जाट समाज के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जिला कलेक्टर से कल हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि प्रतिनिधि मंडल आएगा तो हम वार्ता के लिए ले जाएंगे, हम तैयार हैं, इस तरह की बातें उनके द्वारा कहेगी। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि कोई प्रतिनिधि मंडल तैयार नहीं हुआ है। ऐसा है, प्रतिनिधि मंडल हमेशा तैयार है। वार्ता के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने हमको बुलाया था तो हम कलेक्टर साहब से भी वार्ता करने गए थे। एसपी साहब भी उसमें मौजूद रहे। हमारे 11 आदमी का प्रतिनिधि मंडल गया था।
वार्ता का जो आप भी जानते हो, आप पत्रकार हो, आए दिन आपने बहुत आंदोलनों को अच्छी तरीके से नजदीक से आपने देखा है। वार्ता के लिए सरकार चिट्ठी भिजवाती है, सरकार आमंत्रित करती है, तब वार्ता के लिए जाया जाता है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए हमारे पास संदेश नहीं आया है। अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश आएगा तो निश्चित तौर पर हमारे पंच पटेलों में से 5 आदमी हम वार्ता के लिए जरूर भेजेंगे, और जो भी संदेश वार्ता का होगा वो हम ये समाज की जाजम पर आके समाज को बताएंगे, समाज फैसला करेगा। आयोजक है नैम सिंह फौदा, इनका कहना है कि 22 जनवरी को शाम को 5 बजे दोबारा से बैठक होगी और उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे क्या करना है। 22 जनवरी तक ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। आज महापड़ाव का तीसरा दिन, जाट समाज के लोग लगातार महापड़ाव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो पंच पटेलों द्वारा बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाने की तैयारी में है। 19 से 27 जनवरी तक चलने वाले इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को, दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया जा रहा। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सेक्टर हेडक्वार्टर के सभी अधिकारी और जवान सीमा पर मौजूद रहेंगे। 27 जनवरी तक बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने अधिकारी भी तैनात रहेंगे। दरअसल सर्दियों के मौसम में दुश्मन घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा से सटी सरहद की निगरानी को लेकर सुरक्षा प्रहरी मुस्तैद हैं। प्रतिकूल मौसम के बावजूद कर्तव्य पथ पर तैनात सुरक्षा प्रहरी किसी भी तरह की घुसपैठ की बदनीति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार। सर्द हवाओं के झोंकों और कोहरे के बीच करीब 0 डिग्री तापमान में जहां मौसम की मार किसी का भी जोश ठंडा कर दे, ऐसे माहौल में सीमा की रक्षा के लिए संकल्पित सिसुब के जवान अपने अडिग इरादों से ड्यूटी कर रहे हैं। सर्द मौसम में सिसुब चौकियों पर जो नफरी थी वो बढ़ा दी गई है। निगरानी तंत्र का दायरा फैला दिया गया। ऑब्जर्वेशन पोस्ट से जवान जो हैं वो सीमा रेखा पर नजरें जमाए हुए हैं और हर एक हरकत की रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। उधर बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सुंदर गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। अब जानकारी ये है कि सभी सदस्यों ने गेहूं की रोटी खाई थी, जिसके आटे में कोदरा के पौधे को पीसकर मिला दिया गया। कुछ देर बाद एक एक कर सभी की तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी, जिसके बाद पड़ोस के लोग सभी को लेकर देर रात को अस्पताल पहुंचे। फिलहाल सभी की हालत में सुधार है, जल्द ही सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। ब्यावर शहर में महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। अज्ञात युवकों ने मिशन ग्राउंड के पास महिला पर एसिड फेंका है। एसिड अटैक में महिला का हाथ जल गया। हादसे में झुलसी महिला का अस्पताल में इलाज किया जा रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला घरों में खाना बनाने का काम करती है। महिला अपना काम करके घर की तरफ लौट रही थी, तभी बाइक सवार युवकों ने महिला पर एसिड फेंक दिया। मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में नारायणपुर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने कार्रवाई की। विभाग की कार्रवाई होते देख अवैध खनन में लगे लोग मौके से भाग निकले हैं। विभाग ने मौके से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया है कि आगे भी अवैध खनन, परिवहन के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भंडार के खिलाफ वन विभाग पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें परिवहन में लिफ्ट, 2 ट्रैक्टर में ट्राली, 1 जेसीबी वाहन जब्त किया गया। रेंज परिसर में लाके आगे जांच कार्रवाई जारी है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। साथ ही संस्थान छात्रों को और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों पर सरकार का शिकंजा। 16 साल से छोटे बच्चों की नो एंट्री।
नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। कोर्स छोड़ने पर संस्थान को लौटानी होगी फीस। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के छात्रों का दाखिला नहीं कर सकते। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान में माध्यमिक परीक्षा के बाद ही होगा नामांकन। मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी को नहीं ले सकते। फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधा भी देनी होगी। कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। कोर्स को बीच में छोड़ने पर बची फीस वापस करनी होगी। रिफंड में हॉस्टल और मेस भी शामिल होंगे। गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेस में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऊर्जा विकास निगम में बड़ा फेरबदल किया गया है। ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी का चार्ज दिया गया है। चेयरमैन डिस्कॉम भानु प्रकाश अटरू को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे में एमडी के पद पर लगे एमएम रिणवा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर है। ऊर्जा विकास निगम में बड़ा फेरबदल किया गया है। बताया जा रहा है ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी का चार्ज दिया गया है। चेयरमैन डिस्कॉम भानु प्रकाश अटरू को अतिरिक्त चार्ज जो है वो सौंप दिया गया। एमडी के पद पर लगे एमएम रिणवा की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। बड़ा फेरबदल किया गया है। बताते चलें ऊर्जा विकास निगम में, जहां पर ऊर्जा विकास निगम के बदलाव करते हुए अतिरिक्त चार्ज जो है वो भानु प्रकाश अटरू को सौंप दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो जयपुर से आ रही है। ऊर्जा विकास निगम में बड़ा फेरबदल किया गया है। बताया जा रहा है कि एमडी के पद पर लगे एमएम रिणवा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि चेयरमैन डिस्कॉम भानु प्रकाश अटरू को अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। तो ऐसे में फैसला ये लिया गया कि रिणवा की जो सेवाएं थी उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। चेयरमैन डिस्कॉम भानु प्रकाश अटरू को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। अब वो ये जिम्मेदारी निभाते हुए भी नजर आएंगे। बीकानेर में ई मित्र संचालक के साथ लूटपाट का एक सीसीटीवी सामने आया। हथियार की नोक पर 2,24,000 रुपए लूटे गए। पीड़ित रात में दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी देर रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया आरोपी ने। शिकायत पर पुलिस ने देशनोक के पास लुटेरों की गाड़ी पलट गई थी। पुलिस ने पीछा कर एक को पकड़ लिया है। बदमाश जो था वो नशे में धुत था। मामला बीकानेर के नोखा का बताया जा रहा है। तो शिकायत पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही थी और इसी दौरान जो लुटेरों की गाड़ी थी वो पलट गई। दौसा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर चोरों ने धावा बोला और दुकानों के शटर तोड़ दिए। पहली घटना कोतवाली थाने के पास हुई, जहां दुकान का शटर तोड़कर चोर गले में से तकरीबन 1500 रुपए नकदी पार कर ले गए। दूसरी घटना पुराने शहर में हुई, जहां चोरों ने दुकान का शटर तोड़ दिया। हालांकि इस दुकान में चोरी की वारदात को वो अंजाम देने में असफल रहे हैं, लेकिन पुलिस अब मामले की जाँच करने में जुट चुकी है। तो 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया था। एक दुकान से उन्होंने शटर तोड़कर 1500 रुपए चुरा लिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शटर को किस तरीके से तोड़ा गया और उसके बाद वो जो थे 1500 रुपए एक दुकान से लेके फरार हो गए। हालांकि दूसरे दुकान के बारे में जानकारी ये है कि वहाँ पर वो चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं। असफल रहने के बाद वो फरार हो गए हैं। तो अब जो है पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है जो दुकानों को अपना निशाना बना रहे थे।
ये आज धुंध की वजह से ज़्यादा है। धुंध की ज़्यादा होने की वजह से दो दुकानों के तोड़ने की शटर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो बच गए हैं, टूटे नहीं हैं। और एक दुकान, कपड़े की दुकान में शटर तोड़ दिया, उसमें अंदर घुस गए, जिसमें 1000-1500 रुपये की रेज की थी, वो गई है। और दूसरी दुकान में भी ऐसा कुछ सामान नहीं गया है। उधर डीग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण इलाकों में शिविर आयोजित किए गए। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र परमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं का लाभ प्राप्त पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनमें पंजीकरण करवाया गया। इस दौरान सभी योजनाओं की जानकारी भी आमजन को दी गई। आज ग्राम पंचायत अऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का फॉलोअप कैंप चल रहा है, शिविर चल रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी आए हुए हैं और सभी योजनाओं के लिए पंचायत लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है और उनको पूरा लाभ पहुंचाया जा रहा है। और खेत के 2000 मिलते हैं पैसे, मोदी जो पैसे देते हैं 2000 वो मिलते हैं, मुझे मोदी को धन्यवाद देते हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।